नमस्ते, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले व्हाट्सएप पर एक बार बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज हमें कक्षा 12 है कि एक पाठ्य पुस्तक चलती है जो कि 11 और 12 में सम्मिलित रूप से है। कुछ पाठ 11वीं में है, कुछ 12वीं में, उस पर बात करेंगे। और आज का हमारा जो पाठ का प्रकरण है वह रहेगा हिंदी साहित्य और अनिवार्य दोनों में काम आएगा। पाठ्य पुस्तक का नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम और अध्याय नंबर है आज हमारा चौथा और शीर्षक है पत्रकारीय लेखन और के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया और कक्षा रहेगी 12वीं। इस वीडियो को कक्षा 12 के बच्चे देख सकते हैं। कक्षा 12 में अध्यापन करवाने वाले मेरे विद्वान साथी विदुषी बहनें देख सकती हैं। वो बच्चों को इस वीडियो को दिखा सकते हैं और प्रश्न उत्तर नोट करने के लिए कह सकते हैं, बशर्ते आपको अच्छे लगे हों तो। और यदि अच्छे लगे हों, प्रस्तुतिकरण ठीक लगा हो, प्रश्नों का स्तर ठीक लगा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, हमारा हौसला भी बढ़ा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, पत्रकारीय लेखन क्या है? अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, श्रोताओं व दर्शकों तक सूचना पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहा जाता है। और कौन-कौन से लेखन है वो आगे चलकर हम वैसे पता करेंगे, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए यदि हम देखें तो उसमें संपादकीय है, संपादक के नाम पत्र है, विशेष रिपोर्ट्स हैं, फीचर हैं, साक्षात्कार हैं या लेख हैं या अन्य सब स्तंभ या जिन्हें हम कॉलम्स कहते हैं वो चीज़ें शामिल हैं। ये विशेष पत्रकारीय जो पत्रकारीय लेखन है इसमें क्या है वो चीज़ें अभी हमने पढ़ी। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं नाम लिखिए। तो पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं और तीनों के नाम आप यहाँ देख रहे हैं लिखे हुए हैं आपके समक्ष। पूर्णकालिक पत्रकार, दूसरे होते हैं अंशकालिक पत्रकार और तीसरे होते हैं फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार। इनकी एक छोटी सी पहचान भी सामने लिखी हुई है। देखें, ये समाचार संगठन का नियमित वेतनभोगी पत्रकार, जैसे कोई समाचार संगठन है, आप जिनसे ज़्यादा वाकिफ हैं उनके नाम लेते हैं हम, दैनिक भास्कर या राजस्थान पत्रिका। तो राजस्थान पत्रिका में ही काम करने वाला कोई व्यक्ति है तो वह उसका पूर्णकालिक पत्रकार कहलाएगा। दूसरे होते हैं एक निश्चित मानदेय पर किसी समाचार संगठन में काम करने वाला पत्रकार। ये नियमित रूप से तो किसी समाचार संगठन में नहीं होते, लेकिन यदा कदा और वो भी एक निश्चित मानदेय उन्हें प्राप्त होता है कोई लेख, कॉलम, संपादकीय इत्यादि पर लिखने के लिए या कोई साक्षात्कार रिकॉर्ड करने के लिए, तो उन्हें अंशकालिक पत्रकार कहा जाता है। और तीसरा है फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार, अर्थात मिलने वाले भुगतान के आधार पर अलग-अलग समाचार संगठनों में काम करने वाले पत्रकार को फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार कहा जाता है। इसमें क्या होता है, कोई भी पत्रकार एक से ज़्यादा अखबारों में या अखबार संगठनों में, समाचार संगठनों में काम करता है और उससे उसे जहाँ से किसी मान लो किसी एक विषय पर उसने कोई लेख लिखा और उससे जिस अखबार से ज़्यादा राशि या ज़्यादा मानदेय प्राप्त होने की उम्मीद है या प्राप्त होने की बात हो गई है, तो वह उसके लिए लेखन कार्य करेगा। अलग-अलग अखबारों में इनके लेख इत्यादि प्रकाशित होते रहते हैं। आगे चलते हैं। समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय 3 नाम है। सबसे लोकप्रिय, उपयोगी व बुनियादी लेखन शैली किसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है उल्टा पिरामिड शैली को। इसमें क्या होता है कि सबसे महत्वपूर्ण समाचार तो सबसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद में महत्व की दृष्टि से घटते हुए क्रम में चीज़ों को शामिल किया जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में आप देखेंगे तो वहाँ आप पाएँगे कि पिरामिड जैसे इस प्रकार से होता है, जिसका नीचे का हिस्सा भारी और ऊपर बिंदी या बहुत कम होता है। लेकिन उल्टा पिरामिड में इस प्रकार से होता है कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो बड़ी चीज़ें हैं वो तो ऊपर ही ऊपर है और जो सबसे छोटी हैं वो नीचे-नीचे। अर्थात ऊपर बड़ी चीज़ें महत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण और यहाँ पर कम महत्वपूर्ण या घटते हुए क्रम में लेकर आते हैं। आगे चलते हैं कि समाचार लेखन के 6 कक्कार कौन-कौन से हैं अथवा एक समाचार में किन-किन प्रश्नों के जवाब दिए जाते हैं। तो कक्कार सबसे पहले बात तो ये आती है कक्कार कितने होते हैं? तो कक्कार 6 होते हैं, ये याद रखें। कक्कार का अर्थ होता है
क धनकार अर्थात क पर जाके खत्म होने कैसे शुरू होने वाले शब्द हैं जैसे। तो समाचार लेखन के 6 ककार होते हैं, यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी आ गया था, जो निम्न है। कौन कौन से? क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। अब इस पर एक विस्तृत चर्चा जो नीचे हम करेंगे और उसके बारे में नोट्स भी लिखे हुए हैं, लेकिन नोट्स की अपनी एक सीमा होती है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा उनको बताने का प्रयास किया जाएगा। देखिएगा, ये आप देख पा रहे हैं, क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे, ये 6 ककार हो गई। पहली बात, इन 6 ककारों में से प्रथम 4 अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्या, कौन, कहाँ और कब, इन ये जो 6 4 है ये वाले, इन चारों के जवाब कहाँ मिलते हैं? इन चारों प्रथम 4 के जवाब तो समाचार के इंट्रो या मुखड़े या उसके शीर्षक या उसको हम हेडिंग कहते हैं। कि आज की हेडिंग देख यार कितनी खतरनाक है, ऐसे बोलचाल में ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो इसके शीर्षक में दिए जाते हैं, अर्थात शीर्षक में देने से तात्पर्य क्या है? शीर्षक में इनको लिखने का तात्पर्य यह है कि पहला जैसे क्या, कि क्या हुआ, एक दुर्घटना हो गई, कौन उसमें हताहत हुए, जैसे विपिन रावत जी साहब हो गए, कहाँ, तमिलनाडु के कुन्नूर में, कब, आज दोपहर 12:40 पर, कि आज दोपहर 12 बजे, ये कि बस ब्रेकिंग न्यूज में होगा, आज कुन्नूर में वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और जिसमें ये हुआ। उसके बाद में क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका कारण क्या था, उसकी जो पूरे समाचार है उसका विश्लेषण आगे वाले 2 ककारों में किया जाता है। देखें क्या लिखा है कि या तो इंट्रो या शीर्षक में कर दिए जाते हैं और अंतिम दो मतलब क्यों और कैसे के जवाब समाचार की बॉडी या विस्तार या समापन में दिए जाते हैं। देखिएगा, मान लो अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आते हैं किसी आधिकारिक यात्रा पर, तो क्या होता है कि बात करते हैं कि क्या हुआ, अमेरिका के राष्ट्रपति कि क्या हुआ, भारत आए, कौन, अमेरिका के राष्ट्रपति, कहाँ, भारत में, कब, आज। अब बात आती है क्यों का, ये तो हो गया हेडिंग में, बाद में आता है क्यों। क्यों आए? कि वो भारत से रक्षा संबंधी 2 समझौते करेंगे, वो भारत से तकनीकी के हस्तांतरण पर 4 प्रकार के समझौते करने वाले हैं, वो भारत में इस बैठक में हिस्सा लेंगे, या वो भारत की संसद को संबोधित करेंगे, और कैसे आए, विमान के जरिए आए, या उनका क्या क्या प्रोग्राम है, ये सारी बातों का जवाब आपको इन 2 जवाबों में मिलता है, जो कि उसके बॉडी मतलब जो समाचार इस प्रकार से लिखे होते हैं उसमें मिलता है, और हेडिंग यहाँ मोटे मोटे अक्षरों में ऊपर लिखी होती है। आगे चलते हैं। प्रथम 4 ककार सूचना और तथ्यों पर आधारित होते हैं, जबकि अंतिम 2 क्यों और कैसे में व्याख्या, विवरण या विश्लेषण पर जोर दिया जाता है। मतलब उसमें पूरे समाचार की व्याख्या की जाती है, या विवरण दिया जाता है, या उसका विश्लेषण किया जाता है। अच्छे समाचार लेखन में किन किन बातों का होना आवश्यक है, या किन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, या अच्छे समाचार में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। देखते हैं कि समाचार लेखन के लिए निम्न चीजों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पहला, वाक्य छोटे हों एवं सरल शब्दों व वाक्यों से युक्त हों। प्रचलित एवं बोलचाल की भाषा के शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। लोक प्रचलित मुहावरों एवं लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। व्याकरणिक अशुद्धियां या त्रुटियां नहीं होनी चाहिए, इसको गहनता से जांचना चाहिए कि व्याकरण की से संबंधित अशुद्धियां जो है वो अखबार में बहुत मायने रखती हैं, उनको कदापि नहीं उनको वो कदापि शामिल नहीं हो जानी चाहिए। तथ्य, तर्क व आंकड़ों से युक्त भी होनी चाहिए। धार्मिक, लैंगिक, क्षेत्रीय, जातीय आधार पर भावनाओं को ठेस न लगे। हमारा काम सिर्फ सूचनाएं देना है, और सूचना देने के लिए हमें अपनी राय व्यक्त नहीं करनी, या इस प्रकार की बातें नहीं लिखनी कि जिससे किसी वर्ग को, किसी समूह को, किसी जाति को, किसी लिंग को वहां पर आपत्ति हो सके। चलते हैं आगे कि फीचर किसे कहते हैं। आप फीचर से क्या समझते हैं? या जैसे 2 प्रश्न है, फीचर किसे कहते हैं या फीचर से आप क्या समझते हैं। तो फीचर की परिभाषा यहाँ आपके समक्ष लिखी है और उसे आप देखें एक बार।
कि फीचर एक व्यवस्थित, सृजनात्मक एवं आत्मनिष्ठ लेखन है। आत्मनिष्ठ मतलब स्वयं पर निर्भर है, जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, पहला काम सूचना देना, फिर शिक्षित करना एवं मनोरंजन करना होता है। 3 काम महत्वपूर्ण: सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना। समाचार लेखन में रिपोर्टर या लेखक अपने विचार शामिल नहीं कर सकते, जबकि फीचर लेखक अर्थात फीचर लिखने वाला किसी फीचर में अपने विचार, अपने सुझाव और अपनी भावनाओं का इंद्राज कर सकता है। फीचर लेखन समाचार लेखन से किस प्रकार भिन्न है, अथवा समाचार लेखन व फीचर लेखन में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपका चाहे ये प्रश्न हो चाहे ये हो, उत्तर आपका इसी प्रकार से होना चाहिए। एक टेबल के माध्यम से यदि हम अपने बातें जाहिर करेंगे तो और ज़्यादा बेहतरीन लगेगा मामला। देखिए, पहला कि समाचार वस्तुनिष्ठ होते हैं, उसमें सीधे आर या पार, हाँ या ना में जवाब होता है, जबकि फीचर आत्मनिष्ठ होते हैं। समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, इसकी कोई निश्चित शैली नहीं होती। अधिकांश फीचर लेखकों के द्वारा कथात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है, कहानी के रूप में। समाचार लेखक अपने विचार, राय या भावनाओं का अंकन नहीं कर सकता, जबकि फीचर लेखक अपने विचार, राय व भावनाओं का अंकन कर सकता है या उसमें शामिल कर सकता है। समाचार की भाषा शुष्क एवं नीरस होती है, जबकि फीचर की भाषा आकर्षक एवं सरस होती है। समाचार लेखन में शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, जबकि फीचर लेखन में अधिकतम शब्द सीमा नहीं होती, वो 2500-3000 हज़ार शब्दों तक जा सकती है। एक बार में यदि प्रकाशित नहीं हुई पूरी, तो आप 2 बार में भी इसे प्रकाशित कर सकते हैं। अगला है, फीचर कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। तो फीचर कुल मिलाकर 8 प्रकार के माने जाते हैं और नाम इस प्रकार हैं: समाचार बैकग्राउंडर, खोजपरक फीचर, साक्षात्कार फीचर, जीवन शैली फीचर, रूपात्मक फीचर, व्यक्ति चित्र फीचर, यात्रा फीचर व विशेष रुचि के फीचर। आगे चलते हैं कि फीचर लेखन में किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, या फीचर लेखन के के लिए किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। के लिए शब्द आप यहाँ सबमिट कर लें, इसमें ऐड कर लें। फीचर को जीवंत बनाने के लिए पात्रों का होना आवश्यक है, कि उसमें पात्र होने चाहिए, और जो विषय हम सामने लेकर आ रहे हैं पात्रों के माध्यम से ही उसे लेकर आया जाए, कि संबंधित विषय के विभिन्न पहलुओं को पात्रों के द्वारा ही सामने लाना चाहिए। फीचर का प्रस्तुतिकरण इस प्रकार का हो कि पाठक को लगे जैसे वह घटना आंखों देख रहा हो और कानों सुन रहा हो, मतलब ऐसा लगे कि मेरे सामने यह घटना घटित हो रही है। फीचर को मनोरंजन परक के साथ साथ सूचना परक भी होना चाहिए। सिर्फ मनोरंजन करना ही हमारा काम नहीं है, सूचना देना भी हमारा काम होना चाहिए। फीचर तथ्यों, सूचनाओं व विचारों पर आधारित होना चाहिए। तथ्य भी हो उसमें, सूचनाएं भी हो और लेखक के अपने विचार भी शामिल हों। अगला प्रश्न है कि विशेष रिपोर्ट क्या होती है, या विशेष रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं। 2 प्रश्न है, एक ही जवाब होगा कि जब कोई पत्रकार किसी विशेष घटना, आप ध्यान दें इन शब्दों का, कि कोई पत्रकार है वो किसी विशेष घटना पर, किसी समस्या पर या किसी मुद्दे पर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को एकत्र करता है और उसका विश्लेषण करता है। उसके बाद में उसका कारण क्या था, फिर उसका परिणाम क्या निकलेगा और उसके प्रभावों को स्पष्ट करता है, तो उसे विशेष रिपोर्ट कहा जाता है। दोबारा देखेंगे अब कि जब कोई पत्रकार किसी विशेष घटना, समस्या या मुद्दे से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को एकत्र करके, एकत्रित शब्द गलत होता है, एकत्र करके उनका विश्लेषण करता है तथा उसके कारण, विश्लेषण करने के बाद में उस घटना का कारण क्या था, फिर उसके परिणाम और उसके प्रभावों को स्पष्ट करता है, तो उसे विशेष रिपोर्ट कहा जा सकता है। विशेष रिपोर्ट का लेखन अधिकांशतः उल्टा पिरामिड शैली में ही किया जाता है, पर कभी कभी कथात्मक शैली में भी कर दिया जाता है। मूलतः इसकी जो लेखन शैली है वह उल्टा पिरामिड शैली ही मानी जाती है। और विशेष रिपोर्ट बड़ी हो तो इसे किस्तों में प्रकाशित भी किया जा सकता है। जैसे कोई एक घटना ऐसी घटी, जैसे मान लो अभी इन दिनों हमारे 2-3 महत्वपूर्ण ऐसी घटनाएं हुई जो होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, वो बाद की बात है। लेकिन जैसे एक तो कोविड महामारी
या जैसे केंद्र सरकार के द्वारा नोटबंदी, या इसके अलावा जैसे किसान आंदोलन हो रहा है अभी जिसे वापस लिया गया है। इसके अलावा जैसे हम बात करें कि सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर का दुर्घटनाग्रस्त होना और 14 अनमोल जानों से देश को उससे उनसे विहीन हो जाना, ये कुछ घटनाएं ऐसी है जिन घटनाओं पर बारीकी से जांच की जाए, कोई पत्रकार कर सकता है और उसके कारण जाने, फिर उसके परिणाम और उसका प्रभाव क्या पड़े इन चीज़ों पर। जैसे किसान आंदोलन था तो किसान बिल आए पहले, उसका कारण है, उसका परिणाम, फिर उसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। फिर जैसे ये किसान आंदोलन हुआ तो इन चीज़ों को स्पष्ट करते हुए रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, विशेष रिपोर्ट्स। और इन्हें प्रकाशित करने में यदि एक साथ नहीं किया जा सकता तो इसको अधिक 2 या 2 से अधिक किस्तों में जारी किया जा सकता है। विशेष रिपोर्ट कितने प्रकार की होती हैं, नाम लिखिए। तो ये विशेष रिपोर्ट्स जो है वो 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की होती हैं। पहली है खोजी रिपोर्ट, दूसरी इन डेप्थ, इन मानी अंदर, डेप्थ का मतलब डीप, डीप का अर्थ होता है गहरा, कि बहुत गहरी रिपोर्ट, गहराई में जाकर जिसकी जांच पड़ताल की गई हो। विश्लेषणात्मक मतलब व्याख्या की गई हो। विवरणात्मक मतलब जिसे खोल कर एकदम से सामने बताया गया हो। खोजी रिपोर्ट में देखें क्या है, यहाँ थोड़ी सी, यहाँ नाम लिखने तक की बात थी लेकिन थोड़ी सी इसकी पहचान भी यहाँ आपके समक्ष जाहिर की गई है ताकि अलग से प्रश्न उत्तर बनाने की जहमत न उठानी पड़े। कि यह रिपोर्ट आम तौर पर भ्रष्टाचार या अनियमितताओं, गड़बड़ियों या किसी प्रकार की मिली भगत को उजागर करती है। इसके द्वारा कोई पत्रकार किसी समस्या पर, किसी घटना पर या किसी मुद्दे से संबंधित वो जानकारियां सामने लाता है जो अब तक अनुपलब्ध थी, मतलब उपलब्ध नहीं थी। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है इस रिपोर्ट की। कौन सी? कि जानकारियां अनुपलब्ध थी, लोगों के पास उस विषय से संबंधित कोई जानकारी नहीं थी। तो अनुपलब्ध जानकारियों को सामने लाना किस प्रकार की पत्रकारिता है? खोजी रिपोर्ट। या किस प्रकार की विशेष रिपोर्ट है? खोजी रिपोर्ट। आगे चलते हैं। इन डेप्थ रिपोर्ट। इन डेप्थ रिपोर्ट का मतलब क्या है कि ये रिपोर्ट्स दुनिया के सामने वैसे तो पहले से थी, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसके विषय में ज्यादा जानकारी नहीं थी। तो देखिएगा क्या है, यहां पर लिखा है पहले से उपलब्ध जानकारियों, तथ्यों, सूचनाओं व आंकड़ों के गहन अर्थात डीप डीप या डेप्थ जान छानबीन करके ऐसे पहलुओं को या जानकारियों को उजागर किया जाता है जो महत्वपूर्ण तो थे पर सार्वजनिक रूप से अनछुए थे। मतलब ज्यादातर लोगों का ध्यान उधर गया नहीं, हालांकि वो चीजें जग जाहिर थी पहले से। तो पहले से उपलब्ध होता है तो इन डेप्थ, जो पहले से उपलब्ध नहीं होता खोजी रिपोर्ट। आगे चलते हैं। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, ये किसी घटना, समस्या या मुद्दे से जुड़े तथ्यों का विश्लेषण एवं व्याख्या की जाती है तो वह विश्लेषणात्मक रिपोर्ट कहलाती है। विवरणात्मक रिपोर्ट में क्या होता है कि किसी घटना, समस्या या मुद्दे का बारीक एवं विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाता है। मतलब एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हुए यदि उसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है तो उसे विवरणात्मक रिपोर्ट कहा जाता है। किसी भी विशेष रिपोर्ट की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो ये हर समाचार पत्र पर लागू होता है, हर समाचार पर लागू होता है कि किसी भी विशेष रिपोर्ट की भाषा सरल, सहज, लोक प्रचलित एवं आम आदमी के समझ में आने वाली होनी जरूरी है। मतलब आप इतनी विद्वता न झाड़े कि सामने वाला आपको सुनकर समझ नहीं पाए या पढ़कर समझ नहीं पाए। आपको एक बार पढ़ते वो समझ में, उसे पढ़ते ने या देखने से समझ में आ जाए, इस प्रकार की बातों को वहां लिखा जाए। विचार परक पत्रकारीय लेखन में शामिल किया जाता है कि किन चीजों को शामिल किया जाता है कि किसी भी अखबार के संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाली सामग्री को विचार परक परक विचार परक पत्रकारीय लेखन कहा जाता है। यहाँ इस कहा में ये अनुस्वार जो लगा वो गलती से लगा और वाइटनर था नहीं, इसलिए आप इसे सिर्फ कहा ही पढ़े, सिर्फ कहा, कहा नहीं है। इसमें संपादकीय अग्रलेख, लेख, फिर टिप्पणियां या विषय विशेषज्ञों के द्वारा लिखे जाने वाले स्तंभ या कॉलम शामिल होते हैं। किसमें? विचार परक पत्रकारीय लेखन में। आगे है, किसी अखबार की आवाज के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसी भी अखबार की आवाज के रूप में
संपादकीय लेख को जाना जाता है। संपादकीय लेख किस पर केंद्रित होता है? तो किसी समसामयिक घटना, उस समस्या या किसी मुद्दे पर उस अखबार के संपादक द्वारा लिखा गया आलोचनात्मक लेख ही संपादकीय कहलाता है। मतलब किसी भी अखबार में उसके संपादक ने या सह संपादक ने या उप संपादक ने बात लिखी और वह जनता की आवाज है, ये माने कि उस व्यक्ति विशेष के विचार नहीं है, वो आलोचनात्मक लिखेगा, उसके पक्ष और विपक्ष दोनों, उसके लाभ और हानि दोनों पर यदि बात की जा रही है तब हम उसे निष्पक्ष संपादकीय लेख मानेंगे। किसी भी अखबार का स्थायी स्तंभ क्या होता है? तो स्थायी स्तंभ उसका होता है संपादक के नाम पत्र। यह पाठकों का स्तंभ भी कहलाता है। आगे है, संपादक के नाम पत्र पर एक टिप्पणी लिखिए कि आमतौर पर सभी अखबारों में जनमत को व्यक्त करने हेतु एक स्थायी स्तंभ प्रकाशित होता है। इसे संपादक के नाम पत्र नाम से जाना जाता है। इसमें होता क्या है कि पढ़ने वाला जो आदमी है, आपकी मेरी तरह से, जिन लोगों ने अखबार पढ़ा, आपको अच्छी लगी नहीं लगी, आप अपनी राय और उस अखबार के संपादक तक पत्र के माध्यम से भेज सकते हैं। आजकल पत्र के माध्यम की के साथ साथ ईमेल इत्यादि की सुविधा भी उपलब्ध करवा दी गई। आप मेल के माध्यम से अपनी आपत्ति या अपना धन्यवाद वहाँ देना सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही यदि आपके मोहल्ले, गली, आपके कस्बे, गांव, शहर आदि में कोई विशेष समस्या है जो आप अकेले की न होकर सार्वजनिक समस्या है, तो आप संपादक के नाम पत्र नामक स्तंभ के माध्यम से उस समस्या को भी देश दुनिया के सामने उठा सकते हैं। इसमें पाठकों द्वारा समाचार पत्र में प्रकाशित किसी घटना, समस्या या मुद्दों पर अपनी राय प्रकट की जाती है। साथ ही इसके द्वारा किसी सार्वजनिक समस्या को भी उठाया जाता है। नए लेखकों, एक काम और होता है कि नए लेखकों या लेखन में रुचि रखने वाले लोगों के लिए यह स्तंभ बहुत लाभदायक होता है। कालांतर में ऐसे लोग उत्कृष्ट पत्रकार, स्तंभ लेखक या स्वतंत्र लेखक बन सकते हैं। तो संपादक के नाम पत्र में पर ये एक टिप्पणी तैयार की गई जो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लें और इन्हें समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। साक्षात्कार का महत्व स्पष्ट कीजिए कि कोई पत्रकार साक्षात्कार के जरिए दो चार चीजें करता है। क्या करता है कि वो समाचार के लिए, वो अपने फीचर के लिए या अपनी विशेष रिपोर्ट के लिए सामग्री जुटाता है, मतलब कच्चा माल जुटाता है। तत्पश्चात वह अपने किसी लेखन में, किसी में समाचार लेखन भी हो सकता है, फीचर भी हो सकता है और एक विशेष रिपोर्ट भी हो सकता है। किसी लेखन में साक्षात्कार से प्राप्त सामग्री का प्रयोग कर सकता है। मतलब उसने मान लो कोई बाद में कोई फीचर लिखी या कोई विशेष रिपोर्ट लिखी, तो किसी विषय से संबंधित व्यक्ति का साक्षात्कार आपने लिया है, तो आप उस साक्षात्कार का जिक्र करते हुए और अपनी बात में शामिल कर सकते हैं कि अमुक दिन प्रकाशित हुए या किए गए साक्षात्कार में अमुक व्यक्ति के द्वारा भी इस बात की पुष्टि की गई थी। इस प्रकार से सामान्य बातचीत या पत्रकारीय साक्षात्कार में क्या अंतर होता है कि सामान्य बातचीत जो होती है वो निरुद्देश्य होती है, मतलब बिना उद्देश्य की होती है, जबकि साक्षात्कार का एक उद्देश्य होता है जो पता भी होता है, जिसके द्वारा कोई पत्रकार सामने वाले व्यक्ति से किसी विषय से संबंधित तथ्य, राय और उनकी भावनाओं को जानने हेतु प्रश्न करता है। उस पत्रकार को पता है कि मैं ऐसे प्रश्न क्यों कर रहा हूँ, क्या चाहता हूँ, और उसे भी पता होता है जो जवाब दे रहा है कि ये व्यक्ति क्या चाहता है और मुझे क्या जवाब देना है। अगला प्रश्न है, अच्छे साक्षात्कार के लिए क्या आवश्यक है? एक अच्छे और सफल साक्षात्कार के लिए साक्षात्कारकर्ता को अपने साक्षात्कार के विषय और उस व्यक्ति के संबंध में समुचित जानकारी होनी चाहिए कि जो साक्षात्कार कर रहा है, मतलब प्रश्न पूछने वाला, उसे एक तो साक्षात्कार का विषय क्या है और जो व्यक्ति आपके सामने बैठा है, जो आपके प्रश्नों के जवाब दे रहा है, उस व्यक्ति के संबंध में भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसे अपने उद्देश्य का, मतलब साक्षात्कार प्रश्न पूछने वाले को, उसे अपने उद्देश्य का ज्ञान होना आवश्यक है। किसी सामान्य पाठक के द्वारा पूछे जा सकने वाले संभावित प्रश्न भी उसके द्वारा पूछे जाने चाहिए कि मान लो और कोई आदमी वहां बैठा होता तो वो क्या क्या प्रश्न है, उनने जवाब देने वालों के जवाब को सुनकर कोई काउंटर क्वेश्चन क्या कर सकता था, इस प्रकार की काबिलियत भी आप में होनी आवश्यक है। अब हमारी अभिव्यक्ति और माध्यम नाम की पुस्तक में कुछ प्रश्न थे जिनके जवाब भी यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं
किसे क्या कहते हैं? प्रश्न एक ही है सीधा, और यहाँ फिर उसकी परिभाषा या उसके लक्षण दिए हैं और लक्षणों के आधार पर आपको बताना है कि वो क्या चीज़ है। देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना को सबसे ऊपर रखना और उसके बाद में घटते हुए महत्व क्रम में सूचनाएं देना, ये क्या कहलाता है? ये उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है। समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पहलू क्या कहलाता है? वह ब्रेकिंग न्यूज के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं कि किसी समाचार के अंतर्गत उसका विस्तार, उसका किसका? समाचार का विस्तार, उसकी पृष्ठभूमि और उसका विवरण आदि प्रस्तुत किया जाता है, उसे विवरणात्मक विशेष रिपोर्ट कहा जाता है। ऐसा सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन जिसके माध्यम से या जिसके द्वारा सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे फीचर लेखन कहा जाता है। आगे है कि किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और उसका विश्लेषण किया जाता है, तो क्या कहा जाता है? इन डेप्थ विशेष रिपोर्ट कहलाती है। आगे चलते हैं कि वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है, किसी भी चीज के प्रति उस समाचार पत्र की क्या राय है, वो राय ही क्या कहलाती है? संपादकीय लेख कहलाता है। अब ये एक विशेष संदेश था कि वीडियो के प्रश्नोत्तर और प्रस्तुतिकरण का ढंग यदि आपको अच्छा लगा हो तो यूट्यूब चैनल हिंदी वाले मार्ट साहब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत आदर सम्मान आपका करते हुए, और किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो, कोई आपके आदेश हो, राय हो, सुझाव हो, तो आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज के माध्यम से हमें सूचित भी कर सकते हैं। चलिए, अभी शब्बा खैर और नमस्ते, धन्यवाद।